हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनु हेल्पफुल स्टडी में। आज हम सीखेंगे 6th क्लास एनसीईआरटी बुक साइंस चैप्टर 1 भोजन कहाँ से आता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे विभिन्न खाद्य पदार्थ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जब हम विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो पूरे दिन में वो खाते हैं। तो जो आपके दोस्त हैं उनसे आपको पता करना है वो पूरे दिन में क्या खाते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, या उनसे और भी जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास कीजिए, मतलब कोशिश कीजिए। और अपनी नोटबुक में ये एक सारणी बनाइए कि वो अलग अलग खाद्य पदार्थ की जानकारी प्राप्त कीजिए और उसे एक सारणी की तरह तैयार कीजिए कि जो आपके दोस्त हैं वो क्या खाते हैं, पूरे दिन में कहाँ रहते हैं। तो जैसे कि ये सारणी दी गई है, ये रही, यहाँ पे आपके दोस्त का नाम आ जाएगा। मान लीजिए आपके दोस्त का नाम प्रियंका है, तो आप यहाँ प्रियंका लिख देंगे। अब पूरे दिन में उसने क्या क्या खाया, मान लीजिए उसने दाल चावल खाए या उसने पूरी खाई, और कहाँ वो रहती है तो ये उसके बारे में ऐसे आ जाएगा। ऐसे अगले दोस्त का नाम आ जाएगा, उसने क्या क्या खाया वो चीज़ आ जाएगी। तो वो खाद्य पदार्थ आप यहाँ पर भर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्रियाकलाप पे। ये देखो, अब जैसे ये है, यहाँ ये चावल दिए हुए हैं। हमें भोजन में अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। तो खाने की ये सभी चीज़ें एक तो किससे बनी है, जैसे कि मान लीजिए पके हुए चावल हैं। सबके घर में चावल बनते हैं, पके हुए चावल सब जानते हैं, सबने देखे हैं, और हम कच्चे चावल भी जानते हैं। तो उसको बनाने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती है, सिर्फ दो चीज़ें चाहिए होती हैं, पानी और चावल। तो इन दो, इसे क्या बोलते हैं, संघटक। इन दो संघटकों से ये चावल तैयार हो जाते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मतलब कच्चे चावल और पानी को मिलाते हैं। तो इन दो पदार्थों से, पदार्थ कौन हो गए यहाँ, कच्चे चावल और पानी, उसको हम बोलते हैं संघटक। तो इन दो संघटकों या पदार्थों की आवश्यकता से हम चावल बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। संघटक मैंने आपको बता दिया, यहाँ पदार्थ है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियाँ चाहिए होती हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, नमक चाहिए होता है, मसाला चाहिए होता है, तेल चाहिए होता है। तो इन सभी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। करते हैं क्रियाकलाप 2। सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटना है और अपने दोस्तों के घर पे बातचीत करनी है। और मान लीजिए आपके सामने आपका फ्रेंड बैठा है, नहीं है तो आप उसके घर जाइए या उसे अपने घर बुलाइए और उससे बात कीजिए और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए कि इसको बनाने में आपको कौन सी सामग्री चाहिए। तो इसके लिए भी एक सामग्री तैयार की गई है 1.2, ये आप देखेंगे। तो जैसे ये खाद्य पदार्थ है रोटी और चपाती। तो रोटी यानी कि चपाती, बच्चों रोटी बोलो चाहे चपाती बोलो, बात एक ही है। इसको बनाने के लिए कच्ची सामग्री कौन सी होती है, तो इसको बनाने के लिए जो कच्ची सामग्री हमारी होती है वो होती है बच्चों ये आटा और जल, ठीक, आटा और जल। और दाल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले हमें कच्ची दाल चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है, नमक चाहिए होता है, तेल चाहिए होता है और सभी मसाले चाहिए होते हैं। और इस कच्ची सामग्री को मिलाकर हमारी जो है दाल बन जाती है और आटा और पानी मिलाने से हमारी रोटी बन जाती है, ठीक। करते हैं नेक्स्ट क्रियाकलाप 2, मतलब कि 1.2 खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। तो सारणी 1.2 में कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। तो चित्र 1.2 यह कहाँ से आते हैं, और निश्चित रूप से पौधों से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है, अपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों को अनेक पंक्तियां देखी होंगी, इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे ये धान और गेहूं ये हमें सीधा सीधा बताया जा रहा है कि ये हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। क्योंकि आप देखते हो जब आप रास्ते में जाते हो तो आपको कुछ इस तरह से, जैसे ये दिया हुआ है ना, ऐसे दिखाई देता है रास्ते में कुछ, ठीक है। तो इन्हीं से हमें अनाज प्राप्त होता है। गेहूं धान इस चीज़ से, क्या ये किससे प्राप्त होते हैं, पौधों से। और इनकी हम पंक्तियां देखते हैं, ये पंक्तियां है बच्चों, ये जो लाइन में लगी हुई है ना, ये पंक्तियां हैं, ठीक है। तो हम जब जाते हैं तो हम अपने धान और गेहूं के खेतों में, ये गेहूं और धान के खेत हैं, इसके जैसे ही होते हैं, यही हैं, उनके पौधों को अनेक पंक्तियों में देखी होगी, अनेक मतलब बहुत सारी लाइनों में देखी होगी, और इससे हमें जो है अनाज प्राप्त होता है,
ठीक है। अब मतलब कहने का मतलब है धान और गेहूँ जो है वो हमें पौधों से मिलता है, और कुछ अन्य खाद्य पदार्थ है जैसे दूध, अंडा, मछली, मांस, ये हमें किससे प्राप्त होता है? जंतुओं से। धान और गेहूँ पौधों से प्राप्त होते हैं, और ये मुर्गा, मछली, अंडा जो है जो हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। ठीक, अब हम करेंगे क्रियाकलाप 3। ये रही। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ है उनके संकटों के स्रोत जानने का प्रयास करेंगे। तो कुछ उदाहरण हम देखेंगे 1.3 में। तो कुछ उदाहरण इस सूची में जोड़ेंगे और रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संकटों जैसे कि अन्न, सब्जी, जैसे कि ये लिखा है अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। अब यहाँ पे भी बच्चों यही चीज़ है, कहने की कोशिश हो रही है कि क्रियाकलाप 3 से हमने क्या जाना। जैसे कि पौधे हैं, उसके विभिन्न खाद्य संकटक है। खाद्य की मैंने क्या बताया था आपको? खाने पीने की जो होती है संकटक। जैसे कि मान लो संकटक वो होते थे, तब मैंने चावल का एग्जाम्पल दिया था। तो चावल किन चीज़ों से बनता है? कच्ची सामग्री है, पानी और कच्चे चावल। तो ये क्या होगा? संकटक हो गए। अब आपको सब्जी बनानी है तो सब्जी किससे बनेगी? नमक चाहिए, मसाले चाहिए, पानी चाहिए, तेल चाहिए, घी चाहिए। तो ये क्या है? हमारे संकटक। तो पौधे विभिन्न, हमने जो निष्कर्ष निकाला है वो पौधे विभिन्न खाद्य संकटों यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के ये स्रोत हैं। और जंतुओं से हमें क्या मिलता है? मांस मिलता है, अंडे मिलते हैं, और अन्य क्या मिलता है? अन्य जहाँ तक उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। ये हमें दूध देते हैं। गाय, बकरी, भैंस हमें क्या देते हैं? ये हमें दूध देते हैं, और ये सामान्य पशु हैं। दूध है, विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, ये हम देखेंगे 1.2 में। खाद्य व्यंजक संगठक जिससे वे बने हैं और उनके स्रोत। अब यहाँ जैसे कि ये मैं थोड़ा सा वैसे कर लेती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छी दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे इडली है। इडली के लिए कच्ची सामग्री हमें क्या चाहिए होगी? चावल चाहिए होंगे, उड़द की दाल चाहिए, और नमक चाहिए, जल चाहिए। तो ये तो इसकी कच्ची सामग्री है, यानी कि ये संगठक है। जैसे चावल का संगठक, चावल बनाने के लिए हमें संगठक चाहिए थे पानी और चावल। रोटी बनाने के लिए हमें संगठक चाहिए थे आटा और पानी। और सब्जी बनाने के लिए संगठक तेल, मसाले, घी और दाल, जो भी आप सब्जी बना रहे हो वो। तो ये संगठक थे। यहाँ पे इडली बनाने के लिए जो संगठक हमें चाहिए, कच्ची सामग्री होती है संगठक, चावल, उड़द की दाल, नमक और जल। ठीक। और उसके बाद जो हमें संगठक चाहिए, चावल, उड़द की दाल, नमक, जल, और उसके जो स्रोत हैं, ये सब हमें किससे मिलता है? पौधे से मिलता है। ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? चिकन करी। चिकन करी के लिए क्या चाहिए होता है? चिकन, इसकी जो संगठक है चिकन है, मसाला है, तेल, घी और जल। और इसका स्रोत क्या है? जंतु और पौधे। जंतु मतलब पौधे से हमें ये चीज़ें मिलेंगी, और जंतु से हमें मांस वगैरह मिलेगा। जब चिकन हमें बनाना है तो ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए। अगला है खीर। खीर के लिए जो संगठक है दूध और चावल है, और जो स्रोत हमें चाहिए जंतु और पौधा चाहिए। ठीक है, ये भी हमारी कंप्लीट हुई। अब करते हैं भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। तो पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे बता देती हूँ। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, सभी खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी हम क्या करते हैं? पुष्प भी भोजन के रूप में खा लेते हैं। पुष्प मतलब फूल। तो आपने कभी सीताफल को बच्चों काशी फल भी कहते हैं, के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर तलकर पकौड़ी बनाकर खाया। मतलब चावल की पिट्ठी बनाते हैं, उसमें सीताफल कर उसकी पकौड़ी तल लेते हैं। तो क्या आपने खाया है? तो इसी बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है।
तेल किससे प्राप्त होता है? सरसों के बीज से। और इसकी जो पत्तियां होती हैं उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं? तो हाँ, अब ये देखो, जैसे ये हमें दिया गया है, यहाँ पे ये हमें एक पिक्चर दी गई है। ये जो है, ये ऊपर ये इसका पुष्प है, ये फल है, और जो नीचे जो इसका है वो तना आ गया है, ये इसकी पत्ती आ गई है, और यहाँ पे ये इंटरनोड आ गया है, ये जो है, और ये कलिका आ गई है, ये चीज़, ये प्राथमिक मूल है, इधर ये द्वितीयक मूल है। तो इस तरह से आपको पार्ट दिए गए हैं, जो आप ये इसको देख के कर लेना। और ये भोजन के रूप में लेते हैं कि आप अन्य किसी बारे में सोच सकते हो जिसके 2 या 2 से अधिक भाग होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गया है क्रियाकलाप 4। सारणी 1.3 में सूचीबद्ध अभी खाद्य पदार्थों में से उन संकटों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। अब हमें उन संकटों को छांटना है जो सिर्फ हमें पौधों से मिलते हैं। तो ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। तो ये है इसकी सारणी, थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं हम ऐसे। तो खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा, पहला है बैगन का भरता। तो इसके संगठक क्या हैं? बैगन के लिए क्या चाहिए होगा? मिर्च मसाले चाहिए होंगे, या कोई अन्य जो हमें इसमें डालना होगा। अब ये वो भाग जो हमें संगठक देता है, तो वो हमें इसका फल है जो हमें संगठक देता है। अब जैसे तेल है, मूंगफली है, सरसों है, सोयाबीन है, या किसी अन्य पौधे, ये सब क्या है? ये सब बीज हैं। ठीक, अब ये आपने अपने आसपास के अनजान पौधों पर ये देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, किसी भी अनजान पौधे को देखो, लेकिन उसको ऐसे परीक्षण मत करो, क्योंकि वो जहरीला भी हो सकता है, जिससे आपको खतरा हो सकता है। करते हैं क्रियाकलाप 5। ये थोड़ा सा ध्यान से देखना। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक बर्तन में भर लीजिए। बीजों को मतलब जल से भरे एक बर्तन में डाल दें और उसे 1 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दो। अगले दिन जल को पूरी तरह से निकाल दो और बीजों को गिलास में ही रहने दो, और उन बीजों के गीले कपड़े में लपेटो और रख दो। क्या आप बीजों में परिवर्तन देख रहे हैं? क्या उसमें से कोई सफ़ेद सी संरचना हो रही है? तो क्या वो संरचना बीज से बाहर निकल आती है? क्या आपने ये देखा है? यदि ऐसा हो रहा है तो बीज आपके अंकुरित हो गए हैं, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप बीजों को फिर से पानी से धोएं और निकाल दें, और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं, ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर ये एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। तो आप ये एक्टिविटी करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखो, क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है, या ये कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है? जब बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाती हैं, मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद इकट्ठा करती हैं। मकरंद मतलब मीठे रस इकट्ठे करती हैं, अपने छत्ते में भंडारित करती हैं, मतलब उस छत्ते को भरती हैं। फूल और मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। तो अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण इसलिए कर लेती हैं ताकि वो पूरे साल इसका उपयोग कर सकें। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 एक्टिविटीज़ देख ली है बच्चों, एक तो ये अंकुरित चनों वाली और एक ये मधुमक्खी के छत्तों वाली। अब अगला है जंतु क्या खाते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, या फिर आपको उसकी जानकारी प्राप्त होगी? तो इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 6। सारणी 1.5 मैंने एक जंतुओं के नाम लिखे हैं, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सारणी 1.5, इसमें हम देखेंगे जंतु और उनका भोजन। यहाँ पे जीव का नाम आएगा, यहाँ जो वो भोजन खाते हैं वो आएगा। जैसे भैंस है तो भैंस क्या खाती है? घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली क्या खाती है? छोटे जंतु, पक्षी, दूध। चूहा क्या खाता है? चूहा क्या है? मांस खाता है और अनाज खाता है सभी प्रकार के। शेर मांस खाता है, बाघ मांस खाता है, मकड़ी कीड़े मकोड़े खाती है, छिपकली भी कीड़े मकोड़े खाती है, और जो गाय होती है वो पेड़ पौधे और पत्तियाँ खाती है। मनुष्य क्या खाता है?
मनुष्य मांस खाता है, भोजन खाता है। भोजन मतलब कि वो पौधे और जंतु दोनों ही खाता है। और तितली फूलों से मकरंद चूसती है और कीड़े मकोड़े खाती है। कौवा जो होता है वो मरे हुए जानवरों को खा लेता है और पर्यावरण की गंदगी साफ करता है। आगे है क्रियाकलाप 7। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए। इसमें जंतुओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहले वर्ग केवल उन जंतुओं के नाम है जो केवल पौधे और पादप उत्पाद ही खाते हैं। जो पौधे पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? शाकाहारी जंतु। यहाँ पे कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें हम दूसरे वर्ग में रहते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? मांसाहारी जंतु। क्या आप ऐसे कुछ जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? तो इसे हम तीसरे वर्ग में रखते हैं और इन्हें हम कहते हैं सर्वाहारी जंतु। इन्हें हम सारणी 1.6 के अनुसार अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। एक वर्ग है शाकाहारी, मांसाहारी और तीसरा है सर्वाहारी। शाकाहारी में कौन आता है? गायें आती है, जैसे कि घोड़ा आ गया, जैसे बकरी आ गई है, गाय घोड़ा बकरी। मांसाहारी में कौन है? शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया। और सर्वाहारी में कौवा हो गया, मनुष्य हो गया, चूहा भी हम कह सकते हैं सर्वाहारी में, जो दोनों तरह की चीज़ें खाता है। अच्छा, अब आगे है, हम जानते हैं हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो। अब ये करते हैं, जैसे ये है प्रमुख शब्द। तो प्रमुख शब्द में संघटक, खाद्य, मकरंद, अंकुरित बीज, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। यहाँ पे हमने इन चीज़ों के बारे में बात की है। यहाँ पे हमने संघटक समझाए हैं, मकरंद समझाया है, अंकुरित बीज समझाए हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी समझाया है, खाद्य को समझाया है। इस आधार पे हमारा पाठ जो है ये तैयार किया गया है। इसका सारांश जो है, भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या है? पौधे और जंतु। ठीक, जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जो जंतु खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। इसी के साथ हमारी वीडियो की समाप्ति हुई। मिलते हैं बच्चों इस नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।